स्ट्रीट का नाम इसकी उत्पत्ति से जुदा है। जब ये 17वीं सदी में डच कॉलोनी न्यू एम्स्टर्डम का हिस्सा थी, उस समय इस सड़क को डच में हेथ सिंगल यानी द बेल्ट कहा जाता था, क्योंकि यहाँ एक दीवार वॉल बनाई गई थी जो 1653 से 1699 तक वजूद में थी। ये दीवार डच वेस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जनरल पीटर स्टाइवेसेंट के आदेश पर बनाई गई थी ताकि न्यू एम्स्टर्डम को इंग्लिश ट्रूप्स के आक्रमण से बचाया जा सके। दीवार मिट्टी और 15 फुट लंबी लकड़ी के तारों से बनाई गई थी, जो 2340 फीट लंबी और 9 फीट ऊंची थी। इस दीवार के निर्माण में इंस्लेव्ड अफ्रीकन्स और वाइट कॉलोनिस्ट दोनों ने काम किया था। 1664 में जब इंग्लिश ने न्यू नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया और इसे न्यूयॉर्क नाम दिया, तब भी इस सड़क को हेथ सिंगल ऑफ द स्टाद वल कहा जाता था। 1686 में न्यूयॉर्क के गवर्नर थॉमस डोंगन ने इसका नाम ऑफिशियली वॉल स्ट्रीट रखा। 19वीं सदी तक कुछ हिस्टोरियंस गलती से सोचते थे कि इसका नाम द वाल स्ट्राथ, वॉफ या डॉक स्ट्रीट से आया, जो असल में पर्ल स्ट्रीट का एक हिस्सा था। ये भ्रम 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत में भी चला। 18वीं सदी में वॉल स्ट्रीट एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। यहाँ एक स्लेव मार्केट और सिक्योरिटीज ट्रेडिंग का केंद्र था। 1703 से ये न्यूयॉर्क के सिटी हॉल का स्थान भी बना, जो बाद में फेडरल हॉल के रूप में जाना गया। 1799 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने फेडरल हॉल के बालकनी पर अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, जो वॉल स्ट्रीट के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल था। वॉल स्ट्रीट और फाइनेंशियल मार्केट्स का उदय, वॉल स्ट्रीट का फाइनेंशियल केंद्र के रूप में उदय 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। 1792 में एक बटनवुड ट्री के नीचे ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स इकट्ठा होने लगे ताकि सिक्योरिटीज का व्यापार किया जा सके। इसी के परिणाम स्वरूप 24 स्टॉक ब्रोकर्स ने बटनवुड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE के आधार का कारण बना। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य मार्केट को और स्ट्रक्चर्ड बनाना और मैनिपुलेटिव ऑक्शंस को रोकना था। इसने एक स्टैंडर्ड कमीशन रेट भी निर्धारित किया, जिससे व्यापार में विश्वास बढ़ा। 19वीं सदी के शुरुआत में वॉल स्ट्रीट पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों काम होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज का केंद्र बन गया। 1867 में स्टॉक टिकर का आविष्कार हुआ। 1867 में स्टॉक टिकर का आविष्कार हुआ, जिससे मार्केट इंफॉर्मेशन को तेज़ी से ट्रांसमिट किया जा सके, और इसने वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के बीच के गैप को कम किया। 1865 में NYSE अपने पहले परमानेंट घर में शिफ्ट हुआ, जो आज भी ब्रॉड स्ट्रीट पे स्थित है। 27 में वॉल स्ट्रीट पर कई आइकॉनिक स्काईस्क्रेपर्स बने, जैसे 40 वॉल स्ट्रीट, जो एक समय दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। ये सड़क न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और कई कमर्शियल बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज का घर भी है। इसके आसपास न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज और NYSE अमेरिकन जैसे दूसरे स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंजेस भी स्थित हैं। वॉल स्ट्रीट के प्रमुख संस्थान न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जिसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, ये वॉल स्ट्रीट के दिल में स्थित है और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक प्रमुख केंद्र है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ये अमेरिका के सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावित करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। JP मॉर्गन एंड को 20 वॉल स्ट्रीट पे स्थित हाउस ऑफ मॉर्गन एक आइकॉनिक ऑफिस बिल्डिंग है, जो 1913-1919 में JP मॉर्गन एंड को का हेडक्वार्टर्स था। यह आज भी वॉल स्ट्रीट के इतिहास का एक प्रमुख हिस्सा है। चार्जिंग बुल और फियरलेस गर्ल। चार्जिंग बुल, जो 1989 में स्कल्पटर अर्तुरो डी मोडिका ने बनाया, अमेरिकन इकोनॉमी की शक्ति और ताकत का प्रतीक है। 2017 में फियरलेस गर्ल स्टैचू, जो क्रिस्टन विस्बल ने बनाई, जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए स्थापित की गई। ये दोनों स्टैचूज वॉल स्ट्रीट के 1867
वॉल स्ट्रीट की आलोचना। वॉल स्ट्रीट को कई बार कैपिटलिज्म के नेगेटिव पहलुओं का प्रतीक माना जाता है। 19वीं सदी के वॉल स्ट्रीट की आलोचना। वॉल स्ट्रीट को कई बार कैपिटलिज्म के नेगेटिव पहलुओं का प्रतीक माना जाता है। 19वीं सदी के पॉपुलिस्ट्स के लिए ये रपेशियस रॉबर बैरन्स का प्रतीक था, जो फार्मर्स और लेबरर्स का शोषण करते थे। 1935 के क्रैश के बाद इसे फाइनेंशियल मैनिपुलेटर्स का घर माना गया, जो नेशनल इकोनॉमीज को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट ने भी इसकी कॉर्पोरेट ग्रीड और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए आलोचना की। कुछ लोग, जैसे एक्स पर @StephMays22, मानते हैं कि वॉल स्ट्रीट एक क्राइम सीन है जहां काउंटरफिटिंग और पॉन्जी स्कीम्स चलते हैं, जो शेयर होल्डर्स, पेंशन्स और इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाते हैं। ये भावना बताती है कि वॉल स्ट्रीट के प्रति एक सेक्शन में विश्वास की कमी है। वॉल स्ट्रीट की संस्कृति और भाषा। वॉल स्ट्रीट की अपनी एक अलग भाषा है, जो फाइनेंशियल जार्गन और मेटाफोर्स से भरी है। उदाहरण के लिए, वॉल ऑफ वरी का मतलब है मार्केट का चैलेंजिंग टाइम्स में बढ़ना, जबकि कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ का मतलब है रिस्की इन्वेस्टमेंट्स से बचना। ये टर्म्स इन्वेस्टर्स को कॉम्प्लेक्स मार्केट डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं। वॉल स्ट्रीट वर्ड्स जैसे पुस्तकें हैं जिनका जिक्र डेविड एल स्कॉट ने किया, 4,500 से ज़्यादा फाइनेंशियल टर्म्स की व्याख्या करती हैं और इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव गाइड है। ये पुस्तकें नए और पुराने इन्वेस्टर्स दोनों के लिए उपयोगी हैं। वॉल स्ट्रीट का आज वॉल स्ट्रीट न केवल एक फिजिकल लोकेशन है, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक प्रमुख हिस्सा है। डिजिटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक सीमित नहीं हैं, ये पूरे अमेरिका और दुनिया भर में फैली हुई है। लेकिन वॉल स्ट्रीट का नाम अब भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर डीलर्स का कलेक्टिव रूप है। 2055 में वॉल स्ट्रीट के डायनामिक्स में नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए, प्राइवेट क्रेडिट फर्म्स जैसे ब्लैकस्टोन और अपोलो ट्रेडिशनल बैंक्स का स्थान ले रहे हैं, जो एक नई वॉल स्ट्रीट के उदय को दर्शाता है। निष्कर्ष: वॉल स्ट्रीट एक छोटी सी सड़क से शुरू होकर दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स का प्रतीक बन चुकी है। इसका इतिहास डच कॉलोनी से लेकर आज के ग्लोबल फाइनेंशियल हब तक का सफ़र दर्शाता है। ये न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था बल्कि पूरे विश्व के आर्थिक सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके साथ ही इसकी आलोचना और कंट्रोवर्सीज भी इसकी कहानी का हिस्सा है। वॉल स्ट्रीट के आइकॉनिक सिंबल्स जैसे चार्जिंग बुल और फियरलेस गर्ल और इसके इंस्टीट्यूशंस जैसे NYSE और फेडरल रिजर्व इसकी शक्ति और प्रभाव को दर्शाते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जो सपनों, अवसरों और